हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम देख रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मुझे ये लगती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो है इसकी थर्ड यूनिट। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं सीखने लायक और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। यकीन मानिए कि ये आप एक बार पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा और ये बिल्कुल लॉ है, बिल्कुल मतलब कानून है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको रट के तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, यकीन मानिएगा। क्योंकि जब तक अपन को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, एग्जाम में मिस कोई ना कोई एक ना एक छोटी चीज़ मिस हो ही जाती है। क्योंकि कानून बहुत रिगिड है, रिगिड यानी ठोस, उसको बदला नहीं जा सकता। जो लिखा है वो का वो लिखना है। यहाँ पर मतलब ज़्यादा अपन को कॉपी भरने से ज़्यादा इस यूनिट के अंदर कौन सी चीज़ों के ऊपर पैरामीटर पे जोर रहेगा, उस पर जोर रहेगा कि इसमें आपने एक्चुअल में लिखा क्या है। पहली बात, आप सभी बधाई के पात्र, तैयारी कर रहे हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चों के कमेंट हैं मेरे पास, मैसेजेस हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे थाम सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, सारे सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो दूंगा, एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, रोज फीडबैक लेंगे, कुछ लाइव सेशन भी हो सकते हैं इस बार, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एकदम फाइनल टच होके मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं जिसके एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हो। पहले अपन सब्जेक्ट को कवर अप कर लें, पहले अपन सारे कोर्सेज को निपटा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए। और इस तरीके से पूरा डिजाइन करने के, जैसे कि अभी पूरा आपको बता देता हूँ, 4th सेम में 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, 10 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट के अंदर मेरे क्वेश्चन पेपर बैठ गए। 70-80% उनके अंदर ऑन एन एवरेज आ गया, लेकिन 2 के अंदर नहीं बैठे। मेरे को काफ़ी दुख हो रहा है उन बच्चों के लिए जिनके वो पेपर नहीं बैठा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा सकें। खैर, आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, इसलिए अपन डिटेल वीडियो भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी देखेंगे, ताकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, अपन को वो आता है। तो ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस टॉपिक है। देखो, अब लीगल एस्पेक्ट अभी तक अपन ने जो 2 यूनिट देखी है ना, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का है, माइक्रो मैक्रो जो है ना। अब लीगल एस्पेक्ट अब 3rd यूनिट से शुरू हो रहा है। एमबीए में तो है, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट सब में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और 12th में भी ये कंटिन्यूस सेम है। ठीक है, 12th कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनको बहुत ईजी लग रहा होगा। ठीक है, अब पहला किस नाम से है ये बीकॉम के अंदर? बिजनेस लॉ के नाम से है ये सब्जेक्ट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम बिजनेस लॉ से है। एमबीए में भी अगर बिजनेस लॉ किसी यूनिवर्सिटी में लिखा है तो वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो, बिल्कुल एकदम बारीकी से बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मिनिमम 2 पार्टी का होना जरूरी है। कितनी पार्टी? 2 पार्टीज का। एक पार्टी ऑफर देती है, सेकंड पार्टी एक्सेप्टेंस देती है। क्या देती है? एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है। क्या बिना ऑफर दिए एक्सेप्टेंस ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑफर एक्सप्रेस नहीं होता या ऑफर होता नहीं है, लेकिन वो ऑफर मान लिया जाता है। और एक्सेप्टेंस आपको भले लिखित में मिले या ओरल मिले, कुछ इशारों में मिले, कुछ एक्शन से भी मिल सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल जो नॉन कॉमर्स के हैं, जो साइंस से जुड़े हुए, जिनको लॉ में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए स्पेशल लेक्चर चल रहा है। जब 2 बंदे आपस में लीगल कोई एंटिटी बनाना चाहते हैं या लीगल रिलेशन बनाना चाहते हैं, रिलेशन कैसा हो? लीगल हो। विथ कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन वर्ड क्या है? देखो, कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्रतिफल। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं, ए है, मिस्टर ए है और ये मिस्टर पिंटू है। हमारे मिस्टर पिंटू, भैया पिंटू कौन है? दोस्त है हमारे। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर पिंटू को कहा कि तुम 1 जुलाई को मेरे पास आना और मुझसे कार ले जाना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए में वो कार सेल कर दूंगा। मिस्टर ए ने क्या कहा कि तुम 1 जुलाई को मेरे पास आना
और कार ले जाना और 2 लाख रुपए में कार भेज दूंगा। मिस्टर पिंटू ने कहा ठीक है, लिख के दे दिया, हामी भर दी, वर्बली कह दिया, रिटर्न कह दिया कि हाँ ठीक है। अब मिस्टर 1 जुलाई को मिस्टर पिंटू जाएंगे ए के पास और 2 लाख रुपए का पेमेंट देंगे और कार ले आएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बाद में उसका एक्शन बाद में हुआ, लेकिन वो उस समय आज की तारीख में 20-22 जून को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इतनी बात समझ में आई। अब जिस कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, जैसे कि मेरे को मेरी वाइफ ने कहा, चलिए मैंने मेरी वाइफ को कहा कि आज तुम मेरी पसंद का खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें क्या लाके दूंगा, डायमंड का नेकलेस लाके दूंगा। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि आज तुम मेरी पसंद का खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें डायमंड का नेकलेस लाके दूंगा। उसने भैया सब पसंद का बना दिया, आलू पराठे बना दिए, सब्जी बना दी, मिठाई विठाई सब घर पे कंप्लीट, और अपन ने पहले भरपेट खाना खाया। उसके बाद वाइफ ने बोला कि लाइए नेकलेस। तो मैंने कहा कि नेकलेस वेकलेस कुछ नहीं, बोलो जय श्री राम। तो वाइफ ने क्या कहा कि मैं आपके ऊपर केस करूंगी। क्या करूंगी? केस करूंगी, और इसको बोला जाता है सू, SUE, सू। ठीक है, अब वो केस करी जाएगी। क्या मैंने जब उसको प्रॉमिस किया था तो क्या लीगल रिलेशनशिप की बात हुई थी? नहीं हुई थी। जब मैंने उससे लीगल रिलेशनशिप की बात नहीं हुई थी तो वो केस वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब इनवैलिड, वॉइड मतलब इनवैलिड, यहाँ पर इलीगल नहीं है। इलीगल इज अ डिफरेंट टर्म, और वॉइड यानी अवैध। अवैध हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना जा सकता। यानी कॉन्ट्रैक्ट का इनहेरेंट क्या है कि आपको लीगल रिलेशन बनाना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक साधु महात्मा गए, उन्होंने मंदिर को देखा और मंदिर में देख के कहा कि भाई साहब मैं आऊंगा अगली 5 तारीख को, आपके मंदिर के दान के लिए मैं 2 लाख रुपए दूंगा। पुजारी जी खुश हो गए कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, हम ये काम करा देंगे। उसने मिस्त्री बुला लिए, ये बुला लिए, ठेकेदार वगैरह सब। अब 2 तारीख को साधु महात्मा आए और उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो पैसे की व्यवस्था हो नहीं पाई है, महादेव की कृपा हो नहीं पाई है, आपको पैसा नहीं मिला। पुजारी जी ने कहा कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा। क्या कहा? मैं आपके ऊपर केस करूंगा। तो क्या केस किया जा सकता था? तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंसिडरेशन तो है लेकिन लीगल रिलेशनशिप बनाने की बात नहीं। When the parties is come together for making a legal relationship, that is include in a valid contract. सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बात है। आगे चल के अपन इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब इसमें मैनेजमेंट रिलेटेड आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। बच्चे कह रहे थे मैनेजमेंट के एग्जाम्पल दो, नहीं दिए जा सकते। थोड़े आगे आएंगे, मैंने कुछ लिख भी रखे हैं। बहुत लंबा होने वाला है, अफर ना सफ़र, 1 घंटे का भी वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो आप सब दिल पेटी थाम के बैठिए, क्योंकि सारी चीज़ें अपन को समझ। अभी बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच ऑफ द लॉ व्हिच डिटरमाइन द सर्कमस्टेंसेस व्हिच प्रॉमिस किया था। मैंने मेरी वाइफ को प्रॉमिस किया था, पुजारी जी को साधु ने प्रॉमिस किया था। शैल अ लीगली बाइंडिंग, क्या हमने लीगली बाइंड होने के लिए प्रॉमिस किया था? नहीं, हमने तो ऐसे ही किया था। तो लीगली बाइंडिंग नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वापस से पढ़ता हूं, द कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच of law which determine the circumstances in which promise shall be legally binding on the person making it according to section 2H the Indian Contract Act 1872। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है? 1872। एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक तो एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद कर लेना सर। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, बिल्कुल ये वाला आपको स्टेटमेंट हमेशा लिखना है एग्जाम के। एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ, जो एग्रीमेंट एनफोर्स हो जाए लॉ का। मैंने मेरी वाइफ के साथ एग्रीमेंट करा कि वो मेरे को खाना खिलाएगी, मैं उसको नेकलेस दूंगा। पुजारी ने साधु के साथ करा, आप 2 लाख रुपए देंगे, मैं मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। दोनों ने ठन पैसा नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो वो एनफोर्स बाय लॉ नहीं था, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं था। एन एग्रीमेंट डिफरेंट टर्म होता है और कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट टर्म्स होता है। एग्रीमेंट इनवैलिड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स बाय लॉ, यानी आपको उसकी पालना करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट तोड़ दिया तो उसकी कानूनन बाध्यता कोई नहीं है। तोड़ दिया, आज खाना मत खिलाओ, कल खाना मत खिलाओ, आज तो भरपेट खा लिया, एग्रीमेंट हो गया था। तो एनफोर्स बाय लॉ जब तक नहीं होगा, क्योंकि लीगल
बाउंडेशन होना चाहिए, लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक नंबर में पूछा, द एग्रीमेंट एनफोर्स बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जो बहुत सारे टीचर बताते नहीं है, मैं भी बता देता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि 1872 का लॉ है तो क्या देश आज़ाद हो गया था? अरे नहीं हुआ था, हम 1947 में आज़ाद हुए। तो ये कहाँ पारित हुआ होगा? ये पारित हुआ था लंदन की पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए, लेकिन 1872 के अंदर फर्स्ट हमारा मोटर व्हीकल एक्ट उससे पहले बना था, पार्टनरशिप एक्ट बना था, आपको 1872 याद रखना है। और ये क्वेश्चन एक नंबर में अंदर पूछा जाता है, कहाँ पे पास हुआ था? तो लंदन में पास हुआ था ये द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है हमेशा, जो लाइन रहती है उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा रहता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली एनफोर्सिबल एग्रीमेंट दैट क्रिएट, डिफाइन एंड गवर्न म्यूचुअल राइट्स and obligate among the parties. The contract is typically involves the transfer of the goods. क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, मनी और प्रॉमिस टू ट्रांसफर एनी दोज एंड फ्यूचर डेट। यानी आज ही गुड्स ट्रांसफर करो ऐसा जरूरी नहीं, आने वाले 2 साल में। मैंने कहा था ना 1 जुलाई को वो आएगा, पैसे देगा, कार लेके जाएगा, आज एडवांस बुकिंग करके गया है, कुछ अमाउंट दे के गया है, तो इन फ्यूचर डेट में भी वो कर सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। म्यूचुअल राइट्स होने चाहिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विस, मनी और प्रॉमिस टू ट्रांसफर इन फर्दर फ्यूचर में, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट के ये इनहेरेंट तत्व हैं, इन एसेंशियल्स इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल एंड द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल मतलब कि उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, और द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इस 3rd यूनिट में, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि इसके बिना एग्जाम का पेपर वाला जो होगा ना वो क्वेश्चन नहीं लिख सकता, इतना इंपॉर्टेंट है द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आप बस पढ़ते रहिए मेरे साथ। अब एसेंशियल का मतलब कि जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपन एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। ऑल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव ऑल एसेंशियल एलिमेंट इंक्लूडिंग, क्या क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑफर, इट्स कम्युनिकेशन, ऑफर भी हो और वो कम्युनिकेशन भी हो, मिनट्स ऑफ माइंड, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मिला लेकिन उसका कम्युनिकेशन भी हो, कंसिडरेशन यानी कुछ प्रतिफल भी दिया जाए, कैपेसिटी भी हो और वो लीगल भी हो। गन पॉइंट पे सर रख के नहीं एग्रीमेंट करवाया जा सकता, लीगल होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट। द 2 मेन एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट बाय द लॉ। एक तो एग्रीमेंट होना जरूरी है और उसकी एनफोर्सेबिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा होना जरूरी। मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, मैं मिस्टर पिंटू के साथ एग्रीमेंट करता हूँ, अगर तुम उड़ के बताओगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। फिर उसने कहा मैं 2 तारीख को उड़ के बताऊंगा, हवा में उड़ के बताऊंगा, और वो नहीं उड़ पाया, हाथ से उड़ना था, प्लेन में नहीं उड़ना था। फिर मैंने कहा कि अब मैं उसके ऊपर केस करूंगा। तो क्या केस हो सकता है? लीगल रिलेशनशिप बनानी थी, कंसिडरेशन भी था, फ्री कंसेंट भी था, लेकिन देयर इज अ मिथ, ठीक है, अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, जो कुछ ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल है, अगर मैं उसके लिए एंट्रैक्ट करता हूं तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। आप इसको गोली मार देना, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, तो इलीगल काम के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। गेटिंग माय पॉइंट्स, एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता। तो 2 ही चीज ज्यादा एग्रीमेंट में फिक्स होती है, एसेंशियल होती है, एक एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके अलावा ऑफर होना चाहिए, वो कम्युनिकेट होना चाहिए। मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं 2 लाख रुपए में कार बेचूंगा विद टर्म्स एंड कंडीशन, और आपने एक्सेप्ट किया, उसका भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। आप चुपचाप वहां से चले गए तो इसको कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी, बहुत आसानी से अपन चल रहे हैं आगे। अब ये द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी लॉ के अंदर लिखे हुए हैं। पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और वैलिडिटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब हो सकता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल हो, या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यूटिलैटरल हो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी हो, ये केवल फॉर्म्स हैं। मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मोड ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पे 5 हैं, और मोड ऑफ वैलिडिटी के आधार पे 6 है।
फॉर्मेशन के आधार पे मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है भैया, एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप देखो कभी ना भी बोले तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट, इसको एक टैकेट बात भी होती है, इशारों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इशारों में सर कैसे एक्सेप्टेंस हो जाता है, जब ऑक्शन के अंदर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जब हैमर करता है 1 2 और 3 का मतलब है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर बंदे को सोल्ड हो गया है एक पर्टिकुलर प्राइस में और उस बंदे को ये पेमेंट करना है, तो ये हो गया एक तरीके का टैकेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक होता है जैसे ही हम भागे जोर से और दौड़ते दौड़ते बस में चढ़ गए। अब बस में जैसे ही चढ़े मेरे और कंडक्टर के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया कि मैं जहां तक जाना है मुझे वहां तक का मैं पेमेंट उस कंडक्टर को करूंगा। मैं चढ़ के ये नहीं बोल सकता कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, पेमेंट देना होगा, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून का पता नहीं था। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, भगवान न करे कभी करूं, लेकिन किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और एग्जाम कोर्ट में कहते कि सर पता ही नहीं था कि मर्डर करने पे फांसी की सजा है, तो वो एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सप्रेशन पे है उसका कैसे बना है वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वैलिडिटी है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन वो कॉन्ट्रैक्ट जो बोल दिया जाए। कितना इजी, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दो और मैं बदले में तुम्हें कार दूंगा। क्या दूंगा, बी को क्या बोला, कार मिलेगी। या 3 लाख रुपए दो मैं तुम्हें कार दूंगा, 1 जुलाई को कार दूंगा, तो दैट इज एक्सप्रेस। ए ने बी को बोला, बी ने एक्सेप्टेंस दिया और बी ने एक पर्टिकुलर डेट पे ए से वो कार बाय कर ली। दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टी ने बोल दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी वर्ड स्पोकन और रिटन, बोल भी सकते हो लिख के भी दे सकते हो। नेक्स्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन के आधार पर पढ़ा रहा हूं मैं, देखो ये वाले पढ़ा रहा हूं अभी, है ना, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, implied contract. The implied contract is conduct of a person, the circumstances and the case. The implied contract implied by law, the implied is through parties never intended. According to section 9, यहाँ पर section भी याद रखने जरूरी हैं। So आज वो propose acceptance in the made, otherwise in the word promise is to be implied. ठीक है, इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाँ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्वतः ही हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो मतलब उसमें सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि मैं मेरे मिस्टर पिंटू की दुकान पे गया। कौन से, मिस्टर आनंद पिंटू साहब की दुकान पे गए। अब जब पिंटू साहब की दुकान पे गए तो वहां जाके क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान हैं और मैंने मेरा मोबाइल वहां पे छोड़ दिया। घर आया, मुझे याद आया अरे मोबाइल तो जेब में रहा ही नहीं, तो मैं उसकी दुकान पे गया और वापस से मोबाइल मांगा तो उसने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम यहाँ मोबाइल छोड़ गए, अब ये मोबाइल मेरा हो गया, तो दैट इज इलीगल। यहाँ पर हम दोनों के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, न चाहते हुए भी वो और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि उसको स्वतः ही वो मोबाइल मुझे देना होगा या उस मोबाइल का हर्जाना मुझे देना होगा। दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं साबित करने में सफल हो जाऊं कि मेरा मोबाइल वहीं पे था, कहीं रास्ते में गिर गया हो तो अलग बात है। इसी तरीके से जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मैं वहां से और डेस्टिनेशन तक का टिकट देने के लिए लायबल हो गया और मेरे और कंडक्टर के बीच में या उस रोडवेज के बीच में या उस पर्टिकुलर बस सर्विसेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो मैं पर्टिकुलर पेमेंट देने के लिए लायबल हो गया। तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्वतः ही हो जाता है। दैट इज कंडक्ट ऑफ द पर्सन, मैंने कोई कंडक्ट करा यानी कि कोई एक्शन लिया, मैं बस के अंदर चढ़ गया या सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई, मैं मोबाइल भूल गया, मैं कोई बैग भूल गया, तो वो ऐसा जब्त नहीं कर सकता क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। आई होप क्लियर हो रहा है। 2 ही पॉइंट अभी बताए मैंने। देखो अभी क्वेसी पे आ जाते हैं अपन, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेसी बार बार पूछा जाता है। अभी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, बस इसमें अंदर क्या है कि दोनों सिमिलर हैं। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि दैट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है,
जैसे कि इम्प्लाइड के अंदर कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, उसी तरीके से क्वेसी के अंदर भी कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, बट मस्ट बी ऑब्लिज्ड। जैसे कि ए ने बी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रखा कि ए जो भी मेरा मोबाइल, अब मेरा मोबाइल खो गया था, मैंने इश्तिहार दिया अखबार में, जो भी मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा उसको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो वो कोई मेरा मोबाइल ढूंढ के लाया तो मेरे को उसको 1000 रुपये देने का क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। और वही इम्प्लाइड के अंदर भी वो जो स्वतः ही हो जाए वो क्वैसी भी है और इम्प्लाइड भी है, दोनों में मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सर्कमस्टांसेस में होता है और दैट इज ऑब्लिगेशन कि ये आपको करना ही था। ये जैसे कि वो 1000 रुपये वो मोबाइल लेकर आया तो मुझे 1000 देने ही थे, ठीक है। देयर इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि मैं अराइज नॉट बाय एग्रीमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ, नॉट बाय एग्रीमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। यहाँ पे सेम एग्जांपल है, मिस्टर लीव हिज गुड्स टू मिस्टर बी की शॉप पे मैंने गुड्स छोड़ दिए, देन मिस्टर बी रिटर्न टू द गुड्स और कंपनसेट। कोई दोस्त को बोला मैं आता हूँ थोड़ी देर में, दुकान पे सामान पे ये सामान का ध्यान रखना। मैं आया, इतनी देर में दुकान में वो या तो मेरे को सामान वापस देगा या, और वहां गलती से छोड़ा था या जान करके छोड़ा है। जैसे ही जान करके छोड़ा, ऑपरेशन बाय लॉ गया और कहा कि या तो सामान वापस दो या उसको कंपनसेट करो, उसकी क्षतिपूर्ति करो, कंपनसेशन। ई कॉन्ट्रैक्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे जगह मेरे ई कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहे हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जब हम डिजिटल मोड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर डिजिटल मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर भी चलता है, याद रखना, डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तक अपन ने आगे के ही 4 देखे हैं, अब परफॉर्मेंस के आधार पे देखने वाले हैं। मोड ऑफ फॉर्मेशन में देख लिया, आप परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं। आई होप क्लियर है आपको। चलिए थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन आ रहे हैं परफॉर्मेंस के टाइप के ऊपर। परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटेड, क्या लिखा है वर्ड एग्जीक्यूटेड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ अब दिख रहा है एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसमें क्या वर्ड है, executed contract, both the parties have performed their promises under a contract. Contractor buy a car and paying cash instantly deliver his car. एग्जीक्यूटेड यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड है, मतलब उसका नेचर क्या है कि ए बी को जो कार देगा और बदले में वो उसके लिए पेमेंट करेगा, यानी कि वो अभी पेमेंट हो चुका है, या तो वो प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में वो चीज कंप्लीट हो चुकी, तो एग्जीक्यूटेड आ गया। बस इतना सा आपको याद रखना है, यानी ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करा था कि वो उसको कार देगा, बदले में उसको क्या मिलेगा, बी क्या देगा, पेमेंट देगा, जो भी उनके बीच में फिक्स हुआ होगा, ठीक है। और पेइंग कैश, या तो वो उसने इंस्टेंटली डिलीवर कर दी और बाद में उसको फ्यूचर में देना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि या तो ये प्रेजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है, बस इतना। एग्जीक्यूटेड ईडी लग गया ना, थोड़ा सा अपन को ये बात यहाँ पर इंग्लिश की ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलरेडी हैपन हो गया है, एग्जीक्यूटेड, याद रखना वर्ड क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब अगले में चलते हैं, एग्जीक्यूटरी। अब इसके अंदर क्या है, ए ही सेल ऑफ कार इफ ही स्टिल डिलीवर द कार एंड येट टू पे द प्राइस। देखिए एग्जीक्यूटरी का मतलब यह है, एक तो एग्जीक्यूट हो गया था यानी कि उसने प्रेजेंट दे दिया था, अब ये फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर यह कह रहा है कि ये ए ने बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, यानी कि उनको उनके प्रॉमिस परफॉर्म करने बाकी हैं। अभी दोनों पार्टियों ने, अगर दोनों पार्टी परफॉर्म कर ले तो एग्जीक्यूटेड, और दोनों पार्टीज के प्रॉमिस परफॉर्मेंस बाकी हो तो उसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटरी, ठीक है। एग्जीक्यूटरी यानी कि ए साल कार करेगा और बदले में 2 लाख रुपए देगा, ए ने अभी तक डिलीवर भी नहीं करा है और बी ने क्या करा है, 2 लाख का पेमेंट भी नहीं करा, तो वो एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूट हो जाए तो एग्जीक्यूटेड। बहुत सिंपल है ना, देखो परफॉर्मेंस के आधार पे। देन पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शली एग्जीक्यूटरी, यानी एक पार्टी ने एग्जीक्यूट कर दिया, ए ने कार डिलीवर कर दी, बी ने अभी तक पेमेंट नहीं करा। सिंपल सी बात है ना, ए ने उसका प्रॉमिस पूरा कर दिया, ठीक है, बाइक टू
और बी ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं करा, यानी कि सेल ए ने एक पार्टी ने पेमेंट कर दिया और डिलीवरी नहीं हुई, या डिलीवरी कर दी पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि हाफ एग्जीक्यूटेड हाफ एग्जीक्यूटरी। समझ में आया ना? अगर पेमेंट डिलीवरी सब हो जाए एग्जीक्यूटेड, दोनों रह जाए एग्जीक्यूटरी, और आधा एक काम हो जाए और एक काम रह जाए तो पार्शियली एग्जीक्यूटेड पार्शियली एग्जीक्यूटरी। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एज द वन साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज परफॉर्मेंस। वो पार्ट वाला ही है, ठीक है। अनुज प्रॉमिस टू पे 1000 रुपीज टू एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस ऑफ सेल फोन, यानी कि 1000 रुपए का सेल फोन घूम गया, जैसे मेरा घूमा था, और मैंने कहा कि 1000 रुपए अपन उस पर रखेंगे, मैंने कहा था ओवरलैप होंगे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जीक्यूशन, नाउ द अनुज हैज टू परफॉर्मेंस, ठीक है। मेरा फोन खो गया था, मैंने 1000 रुपए का डिमांड करी थी, जो भी उसका फोन ढूंढ के लाएगा मेरा फोन, उसको 1000 रुपए मिलेंगे। एक बंदा मिस्टर पिंटू फोन ढूंढ लाए तो मुझे 1000 रुपए देने हैं, तो दैट इज यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में एक ने परफॉर्मेंस कर दी है, एक ने बाकी है। सेम पार्शियली और यूनिलैटरल बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर एक पार्शियली हो सकता है कि पूरी कार डिलीवर कर दी हो और उसकी की देना बाकी हो, या कार डिलीवरी कर दी हो और उसके इंश्योरेंस देना बाकी हो, तो पार्शियली एग्जीक्यूटेड पार्शियली एग्जीक्यूटरी। समझ में आ गया? दोनों ओवरलैप करते हैं, बस यूनिलैटरल में याद रखना है कि आपको एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। बायलैटरल के अंदर वेयर द ऑब्लिगेशन प्रॉमिस द टू साइड, यानी कि दोनों पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। अब दोनों पार्टी ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मतलब ए ने बी को कार सेल करी और बी ने ए ने पेमेंट करना था, लेकिन बी ने भी पेमेंट नहीं किया और ए ने कार डिलीवर भी नहीं करी, यानी कि सर ये तो सिमिलर हो गया एग्जीक्यूटरी का। बिल्कुल सिमिलर ही है, मैंने कहा ये केवल नाम अलग दे दिया बायलैटरल। जब दोनों ही पार्टीज का, जब टू पार्टीज का प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग में है, यानी कि काम करना बाकी है, प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया है, तो वो कहलाता है बायलैटरल, और इसी को ही एग्जीक्यूटरी भी बोलते हैं, यानी कि वो अभी एग्जीक्यूशन में आना बाकी है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। ये अपन ने सारे कौन से देख लिए हैं? देखो एग्जीक्यूटेड, वापस से एग्जीक्यूटेड यानी काम हो गया, एग्जीक्यूटरी काम होना बाकी है, पार्शियली एग्जीक्यूटेड आधा काम हुआ है, आधा डिलीवरी बाकी है, आधा पेमेंट बाकी है। यूनिलैटरल एक पार्टी ने काम कर दिया, दूसरी का बाकी है। बायलैटरल दोनों ने काम करना बाकी है, यही एग्जीक्यूटरी में भी है, सेम आता है, ठीक है। बायलैटरल यूनिलैटरल इज द टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटरी, आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हो, लेकिन लॉ के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी यहाँ अलग अलग लिखा है। कानून से छेड़छाड़ अपन नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट है वैलिडिटी के आधार पर कि वैलिडिट कैसा है, कि वैलिडेशन कितना है उसका। हाँ, अब आ जाते हैं वैलिडिटी पे। वैलिडिटी में कहा गया पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा लिखा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्स बाय द लॉ, यानी एग्रीमेंट जो एनफोर्स बाय द लॉ होगा, जिसके अंदर सारे एसेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द पार्टी सेटिस्फाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एक्ट। कौन सा एक्ट है भैया? 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद कर लेना। जो उसमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है। वैलिड यानी कि सारे एसेंशियल है, फ्री कंसेंट है, ऑफर एक्सप्रेस हुआ है, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हुई है, कंसीडरेशन लीगल है, ठीक है, और कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच cease to be enforceable by law become void when the cease is enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforced by the court or the law, यानी कि वहां पे उसको कोर्स नहीं कर सकते। अब देखिएगा, Mr. A J agree to write a book with publisher. After few days, A die with accident. His contract become void because of the impossibility of the performance. When the possible नहीं है वो जो चीज, तो वो void agreement कहलाता है। मैंने जो मेरे दोस्त से कहा था कि भैया उड़ के दिखाना, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। मैंने एक जने से कहा कि भैया किताब लिख के दो, वो भैया शांत हो गए रास्ते में कुछ दिनों बाद, तो वो ऑलरेडी वॉइड एग्रीमेंट हो गया। यानी कि अभी हो सकता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो जो वैलिड चल रहे हो। अब गवर्नमेंट कल से कहते हैं कि लीकर बैंड है इंडिया के अंदर, तो किसी ने अगर लीकर का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक बिकम इलीगल, ऑटोमेटिक बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? वॉइड भी समझ में आ गया और वो वैलिड भी समझ में आ गया। अब तीसरा है वॉइडेबल। एक तो है वॉइड,
ठीक है। और एक वॉइडेबल का मतलब कि उसमें फ्री कंसेंट नहीं है, यानी कि फ्री कंसेंट याद रखना, गन रखी है सर पे और बोला है कि आपको ये काम करना है, हमने सब कर लिया, लेकिन उसमें फ्री कंसेंट नहीं है। मिस्टेक, कोई प्रोडक्ट लेने गए और उसने बता दिया कि ये चीज में मिस्टेक थी, हमें बताया नहीं, और मिस रिप्रेजेंटेशन, बताया था फ्रिज, बेच दी वॉशिंग मशीन है ना, बोले इसके अंदर भी सामान रह जाएगा ठंडा, तो वो हो गया वॉइडेबल। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, फ्री कंसेंट नहीं हो, तो दैट इज वॉइडेबल। देखिएगा कौन कौन सी चीजें लिखी है। डिफाइन ऑफ द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वन और मोर पार्टीज बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कौन कौन से, करेक्शन का, सॉरी कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि गैर, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि किसी से कह के, किसी से दबाव डलवा के, फ्री कंसेंट ना हो, फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोनों पार्टी एग्री थी, ए बी को कार बेचने वाला ही था, लेकिन उसने बताया नहीं इस कार का ब्रेक फेल है, उसने बताया नहीं है कार जो है उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, उसने बताया नहीं है कार में डेंटिंग पेंटिंग कराई है, उसने बताया नहीं है कार चोरी की है, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं। इतनी बात याद रखनी है। कार बेच रहे थे, वॉइड थी, वैलिड थी, ए ने बी को बेचा था 2 लाख रुपए, लेकिन बताया नहीं कि ये कार चोरी की है, फ्रॉड का केस हो गया, किसी के दबाव में वो कार खरीदी गई, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, लग्जरियस कार बोल के नॉर्मल कार दे दी गई, या नॉर्मल कार को लग्जरियस बता के बेच दिया गया। देन लास्ट इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे वैलिड नहीं है, जैसे कि ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी को किल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई जो गवर्नमेंट ने वो इलीगल डिक्लेयर कर रखी। इलीगलिटी बाय द नेचर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। द एसोसिएट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स इज आर अपोजिट द पब्लिक पॉलिसी, इमोरल। पब्लिक पॉलिसी का कोई कि भाई अभी ट्रेन जलाई ना, कल तो ट्रेन जला दे, तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो दोनों ही बंदे जेल में जाएंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और फिर कहे भैया हमने तो ट्रेन जला दी, अब हमको 2 लाख रुपए देने से मना कर रहे हैं, तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दोनों ने इलीगल एक्टिविटी करी है, उन पर क्रिमिनल चार्जेस चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको उसकी इंडेमनिटी नहीं और आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस अलग चलेंगे। ठीक है। क्राइम लाइक सुपारी लिखा है, हिंदी में सुपारी लिखा है, इंग्लिश में मतलब सुपारी कॉन्ट्रैक्ट था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की, भैया उसको मार देंगे, 4 लाख रुपए पहुंचा दो। ठीक है। लास्ट है, हाँ इसमें कितना आ रहा है, एक सेकेंड और देख लेते हैं अपन। हाँ ये रहा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तक अपन पहुंच गए हैं। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट और सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसको फोर्स नहीं किया जा सकता। आइए एग्जांपल के थ्रू अपन सारी चीजें समझ लेते हैं। अभी तक मुझे लगता है सारी चीजें आपको, सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। ठीक है, इलीगल तक आ गए हैं। अनफोर्सिएबल, द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइड ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट हो गया दिस कॉल्ड अनफोर्सिएबल। अब टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो गया? Technical defect is when does not fulfill the formalities required by the some other act with the legal compliance and complied with the latter, the act become unforeseeable. Enforceable. जैसे कि मैंने एक बिल्डर से एक फ्लैट की बुकिंग कराई, 2 लाख नहीं 20 लाख रुपए में एक फ्लैट की बुकिंग कराई। उसको कहा कि भाई ये फ्लैट आप मेरे को दे दीजिए और मैं उसका पोजीशन दे दीजिए। बाद में पता चला कि उन्होंने भैया गवर्नमेंट फॉरेस्ट की कोई पॉलिसी का ऑब्लिगेशन नहीं हो पा रहा था, पालना नहीं हो पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया। जब उसको गवर्नमेंट ने स्वतः स्टे लगाया है तो उसमें टेक्निकल एरर है, जिस कारण से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनफोर्सिएबल हो जाएगा। इसको फोर्स में नहीं लिया जा सकता। हाँ, मैं इंडिमनिटी का हकदार तो रहूंगा, इंडिमनिटी यानी हट जाने का हकदार तो रहूंगा कि जो मैंने पैसा दिया है वो मिले ब्याज सही, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई कानूनन बाध्यता नहीं कर सकता, कोई मानसिक प्रताड़ना का केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अगर वो पहले थी ही नहीं, मान लो कि वो कोई धारा ऐसी थी जो पहले थी नहीं, पहले किसी पेड़ को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिस कारण से वो पहले उसको परमिशन मिल गई, लेकिन बाद में वो इनवैलिड हो गया।
सपोज इंडिया एक्सपोर्ट के ऊपर बैंड लगा देती है, शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर बैंड लगा देती है, और मैंने किसी से एक्सपोर्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो स्वतः ही अनफोर्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल एरर हो गई, कोई उसके अंदर कहीं डॉक्यूमेंट पर साइन होना रह गया, कहीं पे उसका कम्युनिकेशन वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो दैट इज अनफोर्सेबल बाय लॉ। और अब ये वॉइड एग्रीमेंट आ गया, ठीक है, एग्जीक्यूटरी, हाँ ठीक है, बायलैटरल यूनिलैटरल, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एग्जीक्यूटेड, बायलैटरल यूनिलैटरल, वॉइड एग्रीमेंट्स अपन को पढ़ने बाकी हैं। हाँ, सारे के सारे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में अपन इसकी और डिटेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स मैंने बता दिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और जल्दी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ही मैंने पढ़ाया है, एक ही टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन कैसा पढ़ाया जरूर बताइएगा, जरूर समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड जल्दी सेकेंड पार्ट में मैं आ रहा हूँ इसके आगे के फंडे लेकर। थैंक यू।